प्रैक्टिकल नोटबुक्स लेनी थी, तो उसके लिए मुझे एक दिन मजदूरी करनी पड़ी और मुझे वहाँ तकरीबन 350 मुझे उन दिनों में जैसे कहते हैं दिहाड़ या दिहाड़ी मिली थी। अस्सलामुअलैकुम। तो आज मेरे साथ है कलीम भाई, जो कि मेरे मोस्ट सीनियर हैं और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में इनका लास्ट सेमेस्टर है। थैंक यू कलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। कलीम भाई, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी जर्नी कैसी रही मैट्रिक से लेकर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तक, उसके बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कैसा मतलब एक्सपोजर रहा यहाँ पर? जी सबसे पहले तो एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। बुनियादी तौर पर तो जैसे मैं पहले भी अर्ज़ आपको मालूम ही होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि मैं फाटा साउथ वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी परवरिश जो है वो ज़्यादातर पंजाब के ज़िला भावलनगर की तहसील चिश्तियाँ है वहाँ पर हुई है। सो वहीं से मेरी मैट्रिक और एफएससी है। चिश्तियाँ साइंस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम है, अभी भी माशाल्लाह कायम है। वहीं से मेरी एफएससी है, मैट्रिक है, मेरी एफएससी है। उसके बाद फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। सो थ्रू आउट आप जब एक बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ख़ास तौर पर फाटा के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो पाकिस्तान के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस लिहाज से काफ़ी जो है वो मेहनत करनी पड़ी है, मुख्तलिफ मुश्किलात आई हैं ज़िंदगी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत जारी रही है। उसमें दोस्तों का भी, असातिज़ा का भी, वालिदैन का भी, सबका बहुत साथ रहा है। जिस तरह के हम सोचते हैं कि वज़ीरिस्तान एक बैकवर्ड इलाका है, जी तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन किन स्ट्रगल का सामना करना पड़ा? मेहनत तो करनी पड़ी है, इसमें बिल्कुल शक नहीं। कोई भी बैकवर्ड एरिया का कोई भी स्टूडेंट है, उनको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी इंसान बगैर मेहनत के। हाँ, कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है, तो मैं समझता हूँ कि मेहनत भी की है अल्लाह ताला की तरफ से, किस्मत भी बहुत अच्छी रही है। अब देखें कि वज़ीरिस्तान में पैदाइश है, वहाँ का कल्चर अडॉप्ट किया है और फिर मैं महसूद कबीले से हूँ ख़ुसूसी तौर पे। वहाँ से फिर हम पंजाब चिश्तियाँ चले गए। वहाँ पे फिर सबसे बड़ी मुश्किलात तो पहले ये थी कि अपने कल्चर से बाहर आए, अपने लोगों से बाहर आए, तो वहाँ पे ख़ुद को एडजस्ट करना। फिर ज़ुबान का सबसे बड़ा मसला होता है, ज़ुबान का सीखना। फिर उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहर का जो बेहतरीन प्राइवेट स्कूल सिस्टम था उसका हम हिस्सा बने और वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना, ये चीज़ें बहुत मुश्किल थी। और इसके साथ साथ फाइनेंशियली भी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं रहा, तो इस हवाले से मुश्किलात का सामना था। स्कूल की फ़ीस का स्ट्रक्चर है, घर के बाकी मामलात है, तो वालिदैन के लिए चीज़ें मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने भी कोई शक नहीं कि हिम्मत और हौसला नहीं हारा। और मैं समझता हूँ कि दोस्त बहुत अच्छे मिले, असातिज़ा बहुत शफ़ीक मिले, उन्हें बहुत अच्छा साथ दिया, तो हम आगे बढ़े। तो मैं इतना ही बस कहूँगा कि जब मैंने 9th क्लास में था मैं, और मुझे और उसकी फिर मैंने जो है ना वो अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स खरीदी थी। सो इस तरह से मेहनत जारी रखनी पड़ी है, यहाँ तक कि अब भी यह है कि कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि फाइनेंशियली खुद को स्टेबल किया जा सके और अपनी जो भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जा सके। सही। सबसे बड़ी बात हम जब देखते हैं ना कि आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, आपका सोशल नेटवर्क, लोगों के साथ उठना बैठना, जी तो ये किस तरह बिल्ड किया आपने? हमें भी थोड़े टिप्स चाहिए। हाँ, इसमें तो बुनियादी तौर पर देखें, जो मैं समझता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे इस हवाले से बात कहते हैं, वो ये है कि मेरा चूँकि ताल्लुक़ जो है वो पख्तून कल्चर से है, मेरी बेसिक्स वहाँ से है और मेरी परवरिश पंजाब कल्चर में हुई है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए हमारे एक सीनियर थे, हमारे दोस्त, तो मुझे एक दिन कहने लगे कि कलीम, कितने मज़े की बात है कि आप प्योर पंजाबी हो के पश्तो कितनी अच्छी बोल लेते हैं। हालांकि मैं पख्तून हूँ और पंजाबी अल्हम्दुलिल्लाह और उर्दू बड़ी अच्छी बोल लेते हैं। तो दरअसल ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूँ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर पख्तून कल्चर की तरफ भी मेरा काफ़ी सारा जो है वो उठना बैठना सलाम दुआ है। एट द सेम टाइम पंजाब कल्चर की तरफ फिर सिंध के बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह। बलूचिस्तान के लोग और पख्तून तकरीबन कल्चर सेम है, चंद एक चीज़ों में थोड़ी डिफरेंसेस हैं। कबायली सिस्टम के हवाले से मैं बात अगर करूँ, कबायली सकाफ़त वगैरह के हवाले से, तो ज़्यादा मेरा जो है ना उठना बैठना इसकी वजह से बना। बाकी यह है कि दोस्त बहुत अच्छे मिले, असातिज़ा बहुत अच्छे मिले, बड़ों की वजह से लोग यहाँ बहुत अच्छे मिले हैं। तो इस तरह से जो है मैं समझता हूँ कि कल्चर का जो डिफरेंस है और कल्चर को एब्जॉर्ब करना, फिर हमारी जो कल्चरल लैंग्वेजेस हैं उनको समझना, उन पे अबूर हासिल हो जाना और मिजाजों को समझ जाना कल्चर्स के। जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो आपका सोशल सर्कल ज़्यादा खुद बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने मैटर किया। और एट द सेम टाइम आप जब मिजाज के मोतदिल होते हैं, आपके बड़ों ने
आपके मिजाज को मोतदिल रखा हो, इस वाले साहब की जो है ना खुसूसी तौर पे तरबियत की गई हो, तो फिर मोतदिल मिजाज होता है, आप लोगों के साथ बड़े अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं और चल लेते हैं। अच्छा कलीम भाई, एक और बात होती है कि आप जब कुकिंग करते हो जी तो जी इसका आपको कहाँ से एक्सपोजर मिला? मतलब एक हम आपको देखते हैं जब भी ना आप कुकिंग करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, जी जी तो बिल्कुल। ये किस तरह बिल्ड किया आपने? इसमें बुनियादी तौर पर तो मैं बात करूं तो ज़ाती तौर पर मैं खाने पीने का शौकीन हूं और मैं अच्छा खासा खाता पीता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो वो है कि एक मिजाज होता है, तो मेरा कुकिंग का, डिफरेंट डिशेस का, खाने पीने का, फ्रेश फ्रूट्स हों और वेजिटेबल्स हों, इन चीज़ों का बड़ा, मुझे इनको ख़रीदने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है ये सब। तो उसका था। फिर साथ साथ हम चूँकि मदरसे में पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चिश्तिया में मदरसे में हम पढ़े हैं, जामिया शातुल उलूम, तो वहाँ पर बाज़ ऐसा होता था कि हमारे जो खानसामा या बावर्ची जिसे हम कहते हैं, शेफ़ जिसे कहते हैं, वो नहीं हुआ करते थे। तो फिर हमें ज़्यादा खुद, हम स्टूडेंट्स को, तुलबा को खुद जो है ना वो खाना बनाना पड़ता था, आटा खुद गूंदना पड़ता था, हांडी यानी सालन वगैरह हम खुद तैयार करते थे। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मैं समझता हूँ कि मदरसों से हमने सीखा है। और उसका नतीजा ये है कि आज हम यहाँ यूनिवर्सिटी में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी दिल करता है, हट्स बंद हैं या कोई और मामला है या बाहर नहीं जा सकते या एग्ज़ाम्स के दिन हैं या कि तबीयत ख़राब हो गई है तो बाहर का खाना नहीं खा सकते, डॉक्टर मना किया, तो ख़ुद फिर बना लेते हैं। तो इसमें शौक़ भी शामिल है और एट द सेम टाइम घर से वालदा की तरफ से, वालदा के साथ मेरे काफ़ी यानी कि मैं क्लोज़ हूँ, तो वहाँ से भी घर में भी कुछ बना रहा हूँ या अम्मी कुछ बना रही हैं तो मैं साथ बैठ जाता हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ, वो बताती रहती हैं। और मदरसे से बहुत कुछ सीखा है। फिर यहाँ भी दोस्तों के साथ यहाँ पे आके नई नई डिशेज़ मिली हैं, नई नई डिशेज़ का पता चलता है। फिर यहाँ भी हमारे जो शेफ़ हैं, स्पेशली हमारे हॉस्टल्स के हैं या इवन हमारे हट्स के हैं, उनसे मैं फिर डिस्कस करता हूँ, उनसे मैं कुछ ना कुछ पूछता रहता हूँ, बताते रहते हैं वो, तो काफ़ी चीज़ें इंसान इस तरह से सीख लेता है। सही। जब आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी आए थे, जी जी, अब और उस वक्त में कितने चेंजेस आप फील करते हैं कि आप कितना मतलब ग्रोथ आपको मिली यहाँ पर आके, और एक कायद दिन को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? जी बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है। ग्रोथ तो मैं समझता हूँ, मेरे एक उस्ताद हैं, बहुत ही उम्दा उस्ताद हैं, सर हमाद हबीब साहब, बायोलॉजी के उस्ताद थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात एक वक्त मुझे कही, उन्होंने कहा, कलीम बेटा आप में बहुत सारी सलाहियत हैं, इनको संभाल के रखो, वक्त आने पे ये काम आएंगी। तो मैं चूँकि थ्रू सोशल रहा हूँ, एक्टिव रहा हूँ, तो यहाँ पे आके मैं वो कहता हूँ कि वो जो चीज़ें वहाँ पे मेरे मिजाज में थी, यहाँ पे आके उनके एप्लीकेशन का मुझे मौका मिला है। तो इसलिए अगर मैं जब यानी अपने घर पे रहा हूँ थ्रू आउट माई मैट्रिक तक स्कूलिंग है या एफएससी है, कॉलेज लेवल है, तो वो ये था कि यानी चीज़ें तो थी, लोगों को साथ लेकर चलना, सबके साथ घुल मिल के चलना, वो सारी चीज़ें थी, लेकिन तब स्टडी इंपॉर्टेंट थी। और इसलिए यहाँ पे जब मैं आया तो इन सारी चीज़ों को मतलब मैंने थोड़ा सा और वाइड एंगल में और बड़े लेवल पे जाके मैंने जो है ना इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। और उससे फिर ये मैंने सीखा कि मुख्तलिफ़ कल्चर के, पहले अगर मैं पख्तून और पंजाबी कल्चर से मैं हमांगा था और उनकी चीज़ों को मैं समझता था, तो यहाँ पे आके बलोच कल्चर को भी क्लोज देखा मैंने, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा, सिंध के दोस्त मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, यहाँ कायद आज़म यूनिवर्सिटी में मेरे बेहतरीन जो दोस्त है वो सिंध से ताल्लुक़ रखता है। तो ये जो है फिर मुझे बाकी कल्चर्स को समझने की जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौका मिला। कश्मीर के लोग, अच्छे लोग मिले, तो इस तरह से जो है मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल हुआ। और वहाँ पे वो जो वहाँ पे सलाहियत थी, मिल के चलना, मिजाज का मोतदिल होना, लड़ाई झगड़े इन चीज़ों से ज़रा दूर रहना या ज़िद्दीपन होना, इन चीज़ों का ना होना, यहाँ पे आके उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया और बड़े लेवल पे मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। जी। अच्छा, आपने भी खुद कहा कि आप खाने के बहुत शौकीन हैं, तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़बरदस्त हट्स है, जिस तरह मस्जिद हट्स, एमफिल हट्स, तो आपको सबसे अच्छा हट्स कौन सा लगता है और उनका किसका सबसे अच्छा खाना लगता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? खाने सब अच्छे बनाते हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अगर नाश्ता आप मुझसे पूछें तो नाश्ता मैं कहता हूं कि एमफिल हट पे किया जाए तो अच्छा है। सुबह फर्स्ट टाइम, एक तो सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि सुबह फर्स्ट टाइम आफ्टर फजर प्रेयर, इन फजर की नमाज के बाद वो लोग आ जाते हैं। और साथ में कि सुबह फर्स्ट टाइम वहाँ पे प्योर दूध का जो है ना वो चाय, आपको दूध की चाय आपको मिल जाती है। फिर यहाँ नाश्ते में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सारी डिशेस मिल जाती हैं। कोई दही पसंद कर रहा है, वहाँ पे आपको दही मिल जाएगी, आपको वहाँ पे सलाद मिल जाएगा, आपको वहाँ जो है जाम मलाई मिल जाएगी, नॉर्मल जो चने हैं वो मिल जाएंगे, आपको सब्ज़ी मिल जाएगी, आपको गोश्त में इवन कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो हमारी डिशेस बहुत ज़्यादा सारी मिल जाती हैं नाश्ते में। सो आप नाश्ते में आपकी चॉइसेस बढ़ जाती हैं, आप जिस मर्ज़ी चॉइस को अपनाना चाहें। तो इसलिए नाश्ता अगर करना चाहें तो मैं समझता हूँ वहाँ से करें। दोपहर में अगर आप कोई समोसा या पकौड़े
इस तरह का कुछ खाना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो आप उसके लिए जो है मैं समझता हूँ केमिस्ट्री हट मोस्ट वेलकम। जुमे वाले दिन आप हलवा पूड़ी का नाश्ता करें, केमिस्ट्री हट के लिए आएँ। मजीद हट से आप मलाई बोटी मैं कहता हूँ कि खाएं। चने, आई थिंक चना चाट जो केमिस्ट्री हट का बहुत मशहूर है। बिल्कुल, वो भी चना चाट और समोसा चाट जिसे कहते हैं वो बहुत मशहूर है। बाकी है कि हमारे यहाँ पे हिकमत हट्स है, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके वेटर बहुत अच्छे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा फेमस है। अगर आप पुलाव वगैरह खाना चाहें तो उसके लिए जो है यहाँ पे मालाकंड पुलाव वाले जो हैं वो भी काफ़ी अच्छा पुलाव बनाते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा कलीम भाई, केमिस्ट्री जो है ना मुझे बहुत मुश्किल लगती थी, अब भी लगती है। मतलब आपने इसको अडॉप्ट कर लिया, आपने आप आगे इसको कैसे लेके चलेंगे? मतलब फ्यूचर में क्या है इसका प्लान, क्या करना चाहते हैं? देखिए, केमिस्ट्री है या कोई भी सब्जेक्ट है, इसमें सबसे पहले तो मैं अगर उसमें शौक काफ़ी हद तक, उसका शौक से भी ताल्लुक़ है कि आपका मिजाज किस तरफ जा रहा है, फिर आपके इंटरेस्ट किस तरफ है। ये तो दो चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद ये कि आपको माहौल किस किस्म का मिल रहा है, ये चीज़ मैटर करती है। मैं बता खुद अगर बात करूँ तो मैं 9th में जब मैं आया तो 9th क्लास में मेरा जब रिज़ल्ट आया तो मेरा केमिस्ट्री का पेपर सबसे अच्छा हुआ था। हमारे सर जो है वो कैसर हसन महारी साहब, मैं समझता हूँ मैं केमिस्ट्री उन्हीं की वजह से पढ़ रहा हूँ, उन्हीं की वजह से मैं इस तरफ आया हूँ। तो मेरे यानी 75 में से 74 मार्क्स थे बोर्ड के पेपर में। तो मुझे मालूम है कि फिर उन्होंने कहा कलीम बेटा आप कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट आप जाएं तो आप केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन की तरफ जाइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर केमिस्ट्री की तरफ आया, और उसकी वजह ये है कि फिर वो सर ने मुझे बहुत बैकअप किया है। 9th-10th में मैंने एक ही टीचर से पढ़ा है, टीचर नहीं चेंज हुआ, उनके साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी मैच कर गई, यानी उनकी बात मुझे समझ आ जाती थी। तो फिर FSC में भी टीचर्स को ज़्यादा नहीं बदले, नहीं चेंज हुए, सेम टीचर से जब पढ़ा, यानी कैसर साहब तो नहीं थे और जो कॉलेज के हमारे जो टीचर्स थे, तो उसने फिर मुझे बहुत हेल्प आउट किया और मेरी अंडरस्टैंडिंग और डीप हुई और मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया। और केमिस्ट्री को खुसूसी तौर पे मैं सुबह फजर के वक्त नमाज़ पढ़ी, अपना एक रुकू या जितना भी एक पाव यानी या एक रुकू तिलावत की, और उसके बाद मैंने बैठ के केमिस्ट्री पढ़ी। कलीम भाई, हमारी ज़िंदगी में ना एक खूबसूरत मोमेंट होता है। जी जी बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में इस तरह एक मोमेंट होगा खूबसूरत, वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जो हमारे साथ शेयर करेंगे? हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि वो मोमेंट या वो वक्त या लम्हात जिसमें मैं समझता हूँ कि अब तक की मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशी वाले लम्हात थे या फ़ख्रिया लम्हात थे, तो जब मेरे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो मैं अपनी फैमिली में, अपने बैकग्राउंड में मैं पहला स्टूडेंट था कि जिसने FSC की और बहुत अच्छे मार्क्स में की, और फिर उसके बाद वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ। तो मैं अपने ख़ानदान में, जो मेरे दादका वाली साइड है, वहाँ से मैं पहला हूँ कि जो यूनिवर्सिटी तक आया है, और फिर टॉप की यूनिवर्सिटी तक डायरेक्ट आना। तो मेरे पेरेंट्स की जो खुशी थी, मैं जब एडमिशन लेने के बाद मैं वापस पहुँचा हूँ तो उनके फेस पे, उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो मैं महसूस कर सकता था, और मैं अब भी महसूस करता हूँ। तो मेरे ख्याल में वो मेरे लिए भी फ़ख्र के मोमेंट्स थे और मेरे वालिदैन के लिए भी थे। तो ये जो है मेरी ज़िंदगी के, मैं समझता हूँ कि अब तक सबसे जो है अल्हम्दुलिल्लाह खुशी के लम्हात थे। ये है कि जिसमें इंसान, ज़ाहिर सी बात है, ग्रोथ मैक्सिमम होती है इंसान की बॉडी की भी, फिज़ीक की भी, ज़हनी तौर पे भी नशोनुमा बहुत तेज़ होती है इंसान की। तो ख़ुसूसी तौर पे इस एज में आके इंसान गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है। तो मैं समझता हूँ कि आप गुस्सा ना करें, आप कोशिश करें अपने अंदर जितना बड़ापन पैदा कर सकते हैं, ज़ब्त पैदा करें। और सबसे अहम ये है कि आप घर में अपने पेरेंट्स का, अपने वालिदैन का, अपने रिलेटिव्स का, ख़ुसूस तौर पे अपने घर का एतमाद हासिल करें, ताकि आपको आगे बढ़ने में मुश्किल ना हो। कोई स्टेप लें, किसी तरफ भी, किसी फील्ड में भी आप जाना चाहें, तो आपको ये घबराहट ना हो कि पता नहीं वालिदैन मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मैं समझता हूँ कि एक नौजवान को अपने घर में एतमाद पैदा करना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप खुद पर एतमाद हों, आप अंदर से क्लियर हों, आपकी जो भी सोच है वो क्रिस्टल क्लियर हो, बिल्कुल आपको 100% उस पर एतमाद होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको तमाम चीज़ें, जो भी उमूर, जो भी आप नेक्स्ट इन फ्यूचर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने एक प्लान किया हुआ हो, और अब उस प्लान के लिए आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपका जो प्लान या गोल है या ख्वाहिश है वो क्या है, ठीक है, और आपकी एबिलिटी क्या है, आप अचीव किसको कर सकते हैं। हम बाज़ दफ़ा क्या करते हैं कि हमारी जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी से मेरा मुराद ये है कि फ़ाइनेंशियल घर का सपोर्ट है, घर का माहौल है, ख़ानदान का माहौल है, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रिवायात होती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आप किसी फील्ड में भी जाएं, ये भी लाजमी है। तो इन चीज़ों को जब आप मद्देनज़र रखते हुए आप आगे जाते हैं तो आपके लिए फिर चीज़ें मुश्किल नहीं होती है, आपके लिए इतनी परेशानी जो है ना वो आगे नहीं बढ़ती है। तो बजाय इसके कि मैं एक बहुत बड़ा गोल
अपने सामने रखूं, एक बहुत बड़ी ख्वाहिश रखूं, और जब मैं देखता हूं कि मैं फाइनेंशियली मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं हूं, मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, या बाकी है कि मैं उसको उस गोल को अचीव करने के लिए जो रिक्वायर्ड मेहनत है, जो रिक्वायर्ड माहौल है, जो रिक्वायर्ड टाइम है, वो मैं नहीं दे सकता, तो आप इतनी बड़ी ख्वाहिश की तरफ फिर जाके तो आप खुद जो है वो अपने आप को नाकामी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपनी ज़रूरत को, अपने गोल को और अपनी सलाहियत को, इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखें, उसके बाद आप डिसाइड करें और फिर आप आगे बढ़ें। तो आप अपने अंदर एतमाद पैदा करें, उसके लिए कि आप इन 3 चीज़ों को समझें, फिर आप अपने घर वालों का एतमाद लें, ताकि आगे जिस फील्ड में भी आप जाएं तो आप उसमें आगे बढ़ सकें। और एट द सेम टाइम आप सीनियर्स हैं, जो भी आपके बड़े हैं, आप जिस लेवल पे भी हैं, उनसे आप गाइडलाइंस लें, उनकी बातों को सुनें। आप 2 घंटे बैठ के अगर आपको एक बात भी मिलती है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पहले दर्जे पे तो ये करें, और मिजाज में ठहराव पैदा करें, गुस्सा से, जज्बातियत से, छोटी छोटी बातों पे जिद से, इन चीज़ों से बाहर निकलें। इनसे जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर यह है कि सोसाइटी, आपका घर बार, आपके दोस्त आपकी तरफ ज़्यादा तवज्जो बनती है। मिजाज के अंदर एतदाल पैदा करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं, ख़ासतौर पर अगर आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी आते हैं, तो यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा मिजाज को धीमा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एट द सेम टाइम आप एक अपने कल्चर से हैं, तो एट द सेम टाइम पख्तून कल्चर आपको मिलेगा आपकी क्लास में, बलोच कल्चर आपको मिलेगा, सिंध का कल्चर मिलेगा, कश्मीर का कल्चर मिलेगा, सराइकी बेल्ट के बहुत ही अच्छे और मीठे लोग आपको मिलेंगे, और एट द सेम टाइम ये है कि आपको पंजाब का कल्चर मिलेगा, बाकी भी जितने हमारे कल्चर्स हैं और ज़ुबानें हैं, हज़ारा के लोग आपको मिलेंगे। तो आपको उन सब के साथ मिल के चलना है। अगर आप इन सब के साथ मिलकर नहीं चल सके तो मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में आकर आपकी जो शख्सियत में वुसअत पैदा होनी थी, शख्सियत में जो निखार आना था, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ फिर अगर आप अपने कल्चर में ही रहते हैं, अपने कल्चर ही के दोस्त सिर्फ बनाते हैं, आप उन्हीं में घुट के रहते हैं, तो फिर तो आप अपने कल्चरल एरियाज़ या जिस सूबे से आप आए हैं, जिस इलाके से आए, आप वहीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते। तो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम नहीं आपको देती है, आपको कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ आपकी शख्सियत में निखार पैदा करती है, यहाँ का माहौल निखार पैदा करता है। तो यहाँ पे आके आप जो हैं वो दोस्त बनाएं, लोगों के साथ अच्छा जो है ना वो रवाबित रखें, मिजाज को ज़रा मोतदिल रखें, तो आप इंशाल्लाह मतलब पर्सनैलिटी में बहुत निखार पैदा होता है। और आपने जो शुरू में बात की कि सोशल सर्कल भी आपका बढ़ जाता है, तो सोशल सर्कल आपका सबसे तब बढ़ता है कि जब आप अगर लोगों से ताल्लुक़ रखें तो ज़ाती मफादात के लिए ना रखें। हमारे यहाँ होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, हज़ार होते हैं, लेकिन ज़ाती मफादात के लिए होते हैं, वो फिर प्रोलॉन्ग नहीं आगे बढ़ पाते। और यूनिवर्सिटी लाइफ में तो ताल्लुक़ आपका ये होता है कि वो तो बहुत लंबे अरसे तक आपका चल सकता है। थैंक यू कलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल के दिया। थैंक यू। आबाद रहें, खुश रहें।